हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी की जाती है फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए में, तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कह रहे हैं अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन द टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपी इनटू आरएनए। सिर्फ इसका एक छोटा सा सेगमेंट और उस सेगमेंट का एक स्ट्रैंड कॉपी किया जाता है आरएनए में, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आगे चलते कह रहा है कि अगर पूरा स्ट्रैंड क्यों नहीं होता है कॉपी इसमें ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। कह रहा है अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करने लगेगा तो ये कोड करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल को डिफरेंट सीक्वेंस से, तो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनेगा उसमें सीक्वेंसिंग डिफरेंस हो जाएगी, इससे कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा। अगला कह रहा है दो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं साइमल्टेनियसली के नहीं प्रोड्यूस होते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो दो डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने लगेगा। कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो अगला पॉइंट है, डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर होता है। आगे कह रहे हैं टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ पे दो स्ट्रैंड होता है। सिंस द टू स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी, दोनों डीएनए की पोलैरिटी जो होती है अपोजिट होती है, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन को ओनली इन वन डायरेक्शन, जैसा कि पहले भी पढ़ा आप लोगों ने, किस डायरेक्शन में, 5:3 डायरेक्शन में। ठीक। और जो स्ट्रैंड होती है जिसकी पोलैरिटी 3:5 होती है, एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, वैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है जिसकी पोलैरिटी 5:3 होती है और जिसका सीक्वेंस सेम होता है आरएनए के द्वारा, सिर्फ यूरेसिल पाया जाता है एट द प्लेस ऑफ थायमीन, इज डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है, जो किसी भी कोड नहीं करता है कुछ भी, इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। All the reference point while defining transcription unit is made with coding strands. एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस दिया गया है टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड पे तो एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आगे फिगर शो कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का प्रमोटर शो कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का बता रहा है कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बता रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड है। टर्मिनेटर रीजन शो कर रहा है। कह रहा है प्रमोटर टर्मिनेटर फ्लैंक करते हैं स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। प्रमोटर जो होता है लोकेटेड होता है टुवर्ड 5' अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी के रेफरेंस में देखा गया है। और जो टर्मिनेटर होता है वो पाया जाता है 3rd पे डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक। कह रहा है एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सीक्वेंस शैल बी डिस्कस, आगे पढ़ेंगे। अगला कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। There is no ambiguity that a gene are located on the DNA. It is difficult to define a gene in terms of DNA. DNA sequencing coding for tRNA or rRNA molecule also define a gene. जो DNA की sequencing होती है कोडिंग की tRNA RNA की, also अपने आप को एक जीन में डिफाइन करते हैं। सिस्टोन जो होता है एक सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड हैज द स्ट्रक्चरल जीन एंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्टोनिक कह सकते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। मोनोसिस्टोनिक जो होता है यूकैरियोट में होता है और पॉलीसिस्टोनिक जो होता है प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में होता है।
यूकैरियोट में क्या होता है, जो मोनोसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन होता है उनमें अनइंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं। जो जीन होता है यूकैरियोट में और स्प्लिट होते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस को एक्सॉन कहते हैं, जो कोड करता है कोडिंग सीक्वेंस। Exon are said to be those sequences that appear in a mature process RNA पाया जाता है। एक्सॉन जो होते हैं इंटरप्ट किए जाते हैं इंट्रॉन से। इंट्रॉन जो होता है इंटरवेनिंग सीक्वेंस होता है। ये मैच्योर या प्रोसेस आरएनए में नहीं दिखता है, तो इस कहा जाता है द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है टाइप ऑफ आरएनए और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में करेंगे। मेजर जो होता है 3 तरह के होते हैं आरएनए। एमआरएनए जिसे मैसेंजर कहता है, टीआरएनए जिसे ट्रांसफर कहा जाता है, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए हो गया। इन तीनों आरएनए की जरूरत पड़ती है सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। एमआरएनए जो होता है टेम्पलेट की तरह काम करता है। टीआरएनए जो होता है अमीनो एसिड को पकड़ता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है, और आरआरएनए जो होता है स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल को प्ले करता है। कह रहा है सिंगल डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जो होता है कैटलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन को ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया में। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है बाइंड करता है प्रमोटर से, शो कर रहा है, और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, जैसा कि इनिशिएशन प्रोसेस में दिखा रहा है कि पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा प्रमोटर से और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा है इट इज यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एक सबस्ट्रेट की तरह यूज करता है। आगे चलते हैं, इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक, और पॉलीमराइजेस करता है टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। It somehow also facilitate opening of the helix and continue elongation। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बाइंड करता है प्रमोटर से, तो ओपनिंग जो होती है हेलिक्स की ओपन होती है और इलॉन्गेशन कंटिन्यू होता है। कहता है ओनली ए शॉर्ट स्टेज ऑफ आरएनए रीमेन बाउंड टू द एंजाइम। ओनली एक शॉर्ट स्टेज जो होता है आरएनए का वो बाउंड होता है एंजाइम से। वंस पॉलीमरेज रीच करता है टर्मिनेशन रीजन पे, टर्मिनेटर रीजन पे, नेसेंट आरएनए जो होता है फॉल ऑफ होता है, मतलब गिर जाता है। ऑल्सो आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है, और इसे कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या आरएनए पॉलीमरेज में इतनी एबिलिटी होती है कि कैटेलाइज करता है 3 स्टेप ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इसका आंसर ये है कि आरएनए जो पॉलीमरेज होता है इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। ये सिर्फ इलॉन्गेशन प्रोसेस को कराता है, और ये एसोसिएट होता है ट्रांजिएंटली, मतलब कुछ ही देर के लिए, इनिशिएशन फैक्टर जिसे सिग्मा कहते हैं, और टर्मिनेशन फैक्टर जो रो का काम करता है। इनिशिएट और टर्मिनेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। कह रहे हैं इन बैक्टीरिया में क्या होता है, आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेस टू बिकम एक्टिव एंड आल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। यहाँ पे साइटोसॉल और न्यूक्लियस में सेपरेशन नहीं होता, इस वजह से एक ही कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है बैक्टीरिया में, ठीक। और कहा जाता है कई बार तो ये भी होता है कि ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द आरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब। ट्रांसलेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के। तो कहा जाता है बैक्टीरिया जो होती है उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, एक साथ ही माना जाता है। बट यूकैरियोट में जो आती है तो इसमें 2 कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कहा जाता है यहाँ पे एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, ठीक। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेब्योर पाया जाता है, सबका काम अलग अलग होता है, ठीक। कह रहा है जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को। आरआरएनए में आते हैं 20S, 28S, 18S और 5.8S आरआरएनए।
और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है ये ट्रांसक्रिप्शन करता है टीआरएनए का, और 5 एसआरएनए और एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का, और द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या होती है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है कंटेन करता है बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन और नॉन फंक्शनल। ठीक, इसको कहते हैं प्रोसेस को स्प्लाइसिंग। इसमें क्या किया जाता है, इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है और एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है डिफाइन ऑर्डर में। जो एचएनआरएनए होता है एडिशनल प्रोसेस कैपिंग और टेलिंग पाई जाती है इसमें। कैपिंग में क्या होता है, 5' पे एचएनआरएनए के अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गोनासिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन किया जाता है। और टेलिंग में क्या होता है, 3rd पे होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैरन में एडिनाइलेट रेजिड्यू जो होता है 200 से 300 का ऐड कर दिया जाता है। और जो फुल्ली प्रोसेस एचआरएनए होता है उसे एमआरएनए कहा जाता है। इसे ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है जेनेटिक कोड कहा जाता है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड जो होता है कॉपी होता है दूसरे न्यूक्लिक एसिड में। ठीक, ये प्रोसेस इजी होता है कंसेप्चुलाइज करने में ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, कह रहा है नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस सपोर्ट करता है the notion that change in nucleic acid was responsible for change in amino acid and protein. This led to proposition of genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein. Genetic code जो होते हैं डायरेक्ट कर देते हैं sequence of amino acid को प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट और जेनेसिस्ट ने अपना अपना वो दिया। तो इट वॉज एक जॉर्ज कैमो, एक फिजिसिस्ट है, इन्होंने बताया कि देयर आर ओनली 4 बेसेस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड जो होते हैं हमारे उनको ये कोड करते हैं। द कोड शुड बी कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 एमिनो एसिड कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। या इन्होंने ये बताया कि कोड जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। ठीक, और ये अपना प्रोपोजिशन दिए कि कॉम्बिनेशन जो उनका होता है 4:4:4 के रेशियो में होता है, या 4 के पावर 3 जो जनरेट करते हैं 64 कोडान को, जनरेटिंग मेनी मोर कोडान देन रिक्वायर। ठीक, द केमिकल मेथड डेवलप किया हरगोविंद खुराना ने। इन्होंने बताया इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बेसिस के बेसिस पे बताया इन्होंने सिंथेसिस किया आरएनए का। उसके बाद आए मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम बताया, प्रोटीन सिंथेसिस, और फाइनली हेल्प टू कोड टू बी डेसिफर्ड बताया इन्होंने। उसके बाद साइंटिस्ट आए सेब्रो ओकाओ, जिन्होंने एंजाइमेटिक सिंथेसिस दी आरएनए की, और इन्होंने बताया कि जो एंजाइम होता है न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज होता है, हेल्पफुल होता है पॉलीमराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड न्यूक्लियस इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। और ये टेबल शो कर रहा है। क्वेश्चन इसमें बहुत कम ही आए हैं, बट आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे हम साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। जो कोड होते हैं, पहला पॉइंट है ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 61 कोडान जो होते हैं कोड करते हैं अमीनो एसिड को, और 3 कोडान ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं स्टॉप कोडान। जैसे कि 6वां पॉइंट में दे रहा है हुआ UUA, UAG, UGA, हुआ उग उगा, स्टॉप टर्मिनेटर कोडान होते हैं। ठीक है, स्टॉप कोडान की तरह काम करते हैं। कह रहा है दूसरा पॉइंट, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान। कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं एक से ज़्यादा कोडान कोड करते हैं, इन्हें ऐसे कोड को डिजेनरेट कहते हैं।
और जो कोड तीसरा पॉइंट है, कोडान इज रीड इन mRNA इन ए कॉन्टेजियस फैशन। mRNA में ऐसे रीड किया जाता है कॉन्टेजियस फैशन में, और इनमें कोई पंक्चुएशन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कोड जो होते हैं नियरली यूनिवर्सल होते हैं। UUA जो होता है फेनाइल एनानिन होता है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक। कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन एंड इन सम प्रोटोजोन में। कह रहा है जो AUG होता है डुअल फंक्शन होता है इसका, ये कोड करता है मिथियोनिन को और आल्सो एक्ट एज ए इनिशिएटर कोडान की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये हुई जेनेटिक कोड की बात। अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट म्यूटेशन और जेनेटिक कोड के बारे में। जैसा कि हमने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा है, म्यूटेशन कह रहा है जीन और DNA के अगर बारे में हमें जानना हो तो म्यूटेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। म्यूटेशन क्या होगा, सडन चेंज हो जाता है, बेस पेयर जो होता है DNA उसमें चेंज आ जाता है उनके बेस पेयर में, या तो सिंगल चेंज हो, लॉस हो, गेन हो बेस पेयर में। ठीक है, तो कहा जा रहा है इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिसमें चेंज होता है सिंगल बेस पेयर जीन का। इसका एग्जांपल जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जेनेटिक्स में, इसके पहले वाला जो चैप्टर है, बीटा ग्लोबिन चेंज जो होती है जिसमें अमीनो एसिड चेंज होता है ग्लूटामिक एसिड से वैलिन हो जाता है। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया में। उसको ही सिंपल फॉर्म में दे रहा है कि एक स्टेटमेंट है राम हैज़ ए रेड कैप, अगर उसमें इंसर्ट किया जाता है कुछ लेटर का, तो जब ये इंसर्ट किए जाते हैं 3 लेटर जैसे का एडिशन हो जाता है, इंसर्शन होता है, तो स्टेटमेंट थोड़ा बदल जाता है। इसी तरह डिलेशन कर दिया जाए तो वो भी वही होगा। तो इसका रिजल्ट क्या पता चलता है, इंसर्शन और डिलेशन ऑफ 1 or 2 bases change the reading frame from the point of insertion or deletion। जहाँ से इंसर्शन डिलेशन होगा वहाँ से रीडिंग का पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलेशन कहा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं tRNA एडाप्टर मॉलिक्यूल के बारे में हमें पढ़ना है। फ्रांसिस क्रिक ने जो बताया था मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो टू लिंक इट टू अमीनो एसिड, कैसे कोड को रीड किया जाए और इसे कैसे लिंक किया जाए अमीनो एसिड से। ठीक है, जो एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है एक तरफ से ये जेनेटिक कोड को रीड करता है और दूसरी तरफ से ये बाइंड भी करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड से। tRNA जो होता है उसे कहते हैं sRNA या सैल्युलर RNA। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फिगर्स होकर आप लोग देख लीजिए कैसे इसके एक एंड पे जो है अमीनो एसिड लिंक है और दूसरे एंड पे जो कोडान और एंटी कोडान का साइड दे रहा है, एंटी कोडान लूप है। tRNA हैज एंटी कोडान लूप, ठीक, दैट हैज ए बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, जो कोड दे रहा है उसके बेस पे इसके पास बेसिस हैं एंटी कोड जिसे कहा जा रहा है। ठीक, इसके पास एक्सेप्टर एंड भी है अमीनो एसिड जैसे कि ऊपर शो कर रहा है। ठीक, जहाँ से ये बाइंड कर रहा है अमीनो एसिड से। ठीक है, कह रहा है tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। फॉर इनिशिएशन के लिए क्या होता है, अनदर स्पेसिफिक tRNA होता है जिसे इनिशिएटर tRNA करते हैं, लेकिन tRNA कोई स्टॉप कोडान के लिए नहीं होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है इसका क्लोवर लीफ लाइक होता है। ठीक, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल की तरह दिखता है, इन्वर्टेड एल के फॉर्म में होता है। ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है एमिनो एसिड का टू फ्रॉम ए पॉलीपेप्टाइड में, अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, कह रहा है अमीनो एसिड जो होते हैं जॉइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू में, और बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो इसमें होता है क्या होता है, अमीनो एसिड जो होता है एक्टिवेट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ATP और लिंक किया जाता है कुछ इसके tRNA के साथ। तो इसे कहते हैं चार्जिंग या अमीनो एसाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, कह रहा है जब 2 अमीनो एसिड या पेप्टाइड जो एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, जब ऐसे चार्ज tRNA को साथ लाया जाता है तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है एनर्जेटिकली होता है। ठीक है, और कैटालिटिक के प्रेजेंस में इन्हांस हो जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो सेलुलर फैक्ट्री होती है रिस्पॉन्सिबल होती है सिंथेसिस करने के प्रोटीन के राइबोसोम होता है। कहते हैं राइबोसोम जो होता है कंसिस्ट करता है स्ट्रक्चरल RNAs और अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन होता है।
ये जो होता है इनएक्टिव स्टेट में होता है। दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट, जैसा कि फिगर में शो कर रहा है। कह रहा है जब स्मॉल सब यूनिट जो होती है इनकाउंटर करती है mRNA को, तब स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन, स्टार्ट होता है। ठीक है। देर आर टू साइट इन द लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में दो साइट होते हैं। ठीक। फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड एंड दस टू बी क्लोज टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जहाँ पे अमीनो एसिड अटैच हो सके और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। कह रहा है राइबोसोम जो होता है एंजाइम की तरह या कैटलिस्ट की भी तरह एक्ट करता है, तो इसे राइबोजाइम कहते हैं। ये जो होता है 23S RNA होता है बैक्टीरिया में और हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में। कह रहा है जो ट्रांसलेशन यूनिट होती है mRNA में इज द सीक्वेंस ऑफ RNA का ही सीक्वेंस होता है जो फ्लैंक करता है tRNA स्टार्ट कोडॉन के साथ और स्टॉप कोडॉन के साथ। एन mRNA आल्सो एडिशनल सीक्वेंस पाया जाता है mRNA में जो नॉन ट्रांसलेटेड होते हैं, उन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जाता है, UTR के नाम से जाना जाता है। ये बिफोर स्टॉप कोडॉन पे भी पाए जाते हैं 5' पे, और आफ्टर स्टॉप कोडॉन भी पाए जाते हैं 3' पे। और इनकी ज़रूरत कब पड़ती है? ट्रांसलेशन प्रोसेस को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। कह रहा है इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम जो होता है बाइंड करता है mRNA से स्टार्ट कोडॉन के पास, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है इनिशिएटेड tRNA के साथ, और राइबोसोम प्रोसीड करता है एलोंगेशन फेज में प्रोटीन सिंथेसिस के। इस फेज में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपोज होता है अमीनो एसिड लिंक करता है tRNA से, और ये साथ ही साथ बाइंड करता है एप्रोप्रिएट कोडॉन इन द mRNA बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। साथ साथ mRNA के साथ भी बाइंड होता है, बेस पेयर का फॉर्मेशन करता है विद द tRNA एंटीकोडॉन के साथ। जो राइबोसोम होता है मूव करता है कोडॉन से कोडॉन पर mRNA पे, और एमिनो एसिड जो होता है 1/n ऐड होता जाता है और ट्रांसलेट होता है पॉलीपेप्टाइड में। सीक्वेंस डिक्टेट किया जाता है tRNA रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। एट द एंड में क्या होता है, रिलीज कर दिया जाता है फैक्टर के द्वारा स्टॉप कोडॉन पे, ट्रांसलेशन हो जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, और रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द अगला पॉइंट राइबोसोम। है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो रेगुलेशन होता है जीन एक्सपीरियंस का, ए वेरी ब्रॉड टर्म होता है वेरियस लेवल पे। जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, जिसे फॉर्मेशन होता है पॉलीपेप्टाइड का, इट कैन बी रेगुलेट किया जाता है बहुत सारे स्टेप में, सेवरल स्टेप होता है, बट यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। इसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोसेसिंग लेवल हो गया, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग जिसमें होती है, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है mRNA को फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, और फोर्थ जो आता है ट्रांसलेशनल लेवल आता है। ठीक है। कह रहा है जो जीन होती है ना, सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। सेल में जो जीन होती है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के एक्सप्रेशन अपना देती है, या एक काम उनका होता है, एक पर्टिकुलर काम होता है। जैसे कि जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिसे कहा जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है इकोलाई में। इट इज़ यूज टू कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज, और ये हाइड्रोलिसिस करता है डाइसैकेराइड लैक्टोज का गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक। बैक्टीरिया इसको यूज करती है जो सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ लैक्टोज अराउंड देम टू यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं पाया जाएगा एज ए एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो उनमें एंजाइम की सिंथेसिस की जरूरत ही नहीं होगी। देयरफॉर, इसीलिए सिंपल टर्म में ये कहा जाता है कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है एक मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन से रेगुलेट किया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या रहा, प्रोकैरियोट जो है कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है। इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन ऑफ एक्सप्रेशन। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ RNA पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन। जो एक्टिविटी होती है RNA पॉलीमरेज की एट अ गिवन प्रमोटर में रेगुलेट किया जाता है जब वो इंटरेक्ट करती है एक एसेसरी प्रोटीन में।
which affect its ability to recognize start site, जो इसकी एबिलिटी को अफेक्ट करता है स्टार्ट साइट में। कहा जा रहा है द रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली, एक्टिवेटर का भी काम करता है, और नेगेटिवली रिप्रेशर का भी काम कर रहा है। द accessibility of promoter region of prokaryote DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with the sequence, जिसे ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। ऑपरेटर रीजन is adjacent to the promoter element in most operon, and in most cases the sequence of operator bind in a precursor protein। और ज़्यादातर में क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा। ईच ऑपेरान हैज इट स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर, और हर ऑपेरान का एक अपना स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है। जैसे लैक ऑपेरान हो गया, लैक ऑपेरान में लैक रिप्रेसर ही पाए जाते हैं। लैक ऑपेरान के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हमें पता चला था, दिया था इसको जेनेसिस्ट फ्रैंकोस जैकब और बायोकेमिस्ट जैक मोनार्ड ने बताया था। दे वर द फर्स्ट टू इलिस्ट्रेट ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, जिसे लैक ऑपेरान कहा गया। लैक का मतलब यहाँ लैक्टोज से है। ए पॉलीसिस्टानिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटेड जीन से। ऐसा जो सिस्टम है वेरी बहुत कॉमन होता है बैक्टीरिया में, जिसे ओपेरान भी नाम दिया गया है। लैक ओपेरान, ट्रिप ओपेरान, एरा ओपेरान, हेस ओपेरान, वेल ओपेरान के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। कह रहा है लैक ओपेरान में एक रेगुलेटरी जीन पाया जाता है, जिसे आई जीन या इनहिबिटर कहा जाता है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, जेड, वाई, ए। जो जेड जीन होता है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ठीक, जो हाइड्रोलिसिस करता है लैक्टोज को मोनोमर यूनिट में गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। जो वाई जीन होता है कोड करता है परमियोज को, और ये इंक्रीज करती है परमिबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए। जो ए जीन होता है ये कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज को, ठीक है। और जो तीनों जीन होते हैं प्रोडक्ट लैक ऑपेरान को रिक्वायर होते हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म पे। फिगर शो कर रहा है लैक ऑपेरान का यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है लैक्टोज जो होता है सबस्ट्रेट की तरह काम करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और ये रेगुलेट करता है स्विच ऑन और ऑफ द ऑपेरान के लिए। इसे इंड्यूसर भी कहा जाता है जो लैक्टोज होता है, ठीक। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ प्रीफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, अगर कार्बन सोर्स नहीं है तो लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया। तो लैक्टोज को प्रोवाइड किया जाता है बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम थ्रू। द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू एक्शन ऑफ परमिएज, और परमिएज के एक्शन से लैक्टोज को सेल में ट्रांसफर किया जाता है। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर, और इंड्यूस करता है ऑपेरॉन मॉडल को। कह रहा है Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, हमेशा प्रेजेंट रहता है। Otherwise, lactose cannot enter the cell, तब नहीं तो लैक्टोज सेल में इंटर ही नहीं होगा। कह रहा है रिप्रेसर ऑफ द ऑपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम आई जीन। जो रिप्रेसर होता है हमेशा सिंथेसाइज होता है। रिप्रेसर प्रोटीन जो था बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन ऑफ ऑपेरॉन और प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमराइजेशन फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन, जैसा कि ये पहला फिगर शो कर रहा है। रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके अटैच हो गया एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर या लैक्टोज प्रेजेंस, लैक्टोज या एरो लैक्टोज, तो रिप्रेसर जो होता है इनएक्टिवेट कर दिया जाता है इंड्यूसर के द्वारा। इससे क्या होता है, अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज एसिड टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड कर जाता है आगे, जैसे कि दूसरा फिगर शो कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर।
इंडिसर जो जाके रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है और पॉलिमराइजेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आगे होता है। ठीक है, कह रहा है रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरैन बाय रिप्रेसर इज निगेटिव रेगुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस लेवल पे हमें इतनी जानकारी बहुत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो है डीएनए की सीक्वेंसिंग के बारे में सारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था 1990 में, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट थी प्रोजेक्ट की, अगर एक पर बेस पेयर का कॉस्ट एक $3 के हिसाब से भी, तो एस्टिमेटेड जो था $9 बिलियन था। ठीक है, और ये सब बातें दी हुई हैं। आगे चलते हैं। कह रहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्लोजली एसोसिएट करता था रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरा इन बायोलॉजी, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। गोल क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? आइडेंटिफाई करना अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार जीन को ह्यूमन डीएनए में, डिटरमाइन करना सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जो ह्यूमन डीएनए को बनाते हैं, स्टोर करना इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में, इम्प्रूव करना टूल फॉर डाटा एनालिसिस, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर जैसे इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र करना, और एथिकल, लीगल और सोशल इशूज होते हैं उनको एड्रेस करना इस प्रोजेक्ट से अगर होते हैं कोई। तो कह रहे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता 13 साल का प्रोजेक्ट था। कोऑर्डिनेटेड किया गया था इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक, और वेलकम ट्रस्ट जो थी यूके की एक मेजर पार्टनर थी, और एडिशनल कंट्रीब्यूशन आया था जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर कंट्री से, और ये प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में। आगे चलते हैं। कह रहा है The knowledge about the effect of DNA variation among individual can lead to revolutionary new way to diagnose। अगर हम इसके बारे में पता चल जाता है डीएनए के वेरिएशन क्या होती है इंडिविजुअल में, तो हमें एक नई उम्मीद मिलेगी, जैसे डायग्नोस ट्रीट करने में। बहुत सारे डिसऑर्डर हो गए जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में बहुत पता चलेगा। लर्न अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस हमें नेचुरल कैपेबिलिटी और बीच सारे चैलेंज को हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन में बहुत ही आसानी होगी। जैसे बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, कॉर्निया रेप्टिटिस एलिगेंस जो हो गया, एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। ड्रोसोफिला हो गया, प्लांट भी जो हो गए, राइस और अरेबिडोप्सिस, इन्हें सीक्वेंस किया गया। मेथडोलॉजी क्या थी, इनका मेथड क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? दो इसकी मेजर अप्रोच थे। पहला क्या था? फोकस करना आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन, सारे जीन को आइडेंटिफाई करना जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एज आरएनए या एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के बारे में। दूसरा क्या था? ब्लाइंड अप्रोच था, सिंपली सीक्वेंस करना होल द सेट ऑफ जीनोम दैट कंसीडर ऑल द कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिनके पास था। ठीक है, इसे कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, कह रहे फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट फॉर रिलेटिवली स्मॉलर साइज। सीक्वेंस करने के लिए पहले तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा और उन्हें रैंडम फ्रैगमेंट में स्मॉलर साइज के सेपरेट कर दिया जाएगा और क्लोन किया जाएगा होस्ट के और वेक्टर का यूज करके। ठीक, एम्प्लीफिकेशन के लिए आगे बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कॉमनली यूज जो होस्ट होते हैं क्या होते हैं? बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं, और जो वेक्टर था बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर का यूज किया गया। कह रहे जो फ्रेगमेंट थे उन्हें सीक्वेंस कैसे किया गया? यूज किया गया ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग का, जो प्रिंसिपल डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने, डिटरमाइन करने के लिए अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा था सीक्वेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006 में कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। अगला टास्क था, इसमें चैलेंज क्या था? असाइन करना जेनेटिक
or physical mapping on the genome. This was generating using information on polymorphism of restricted endonuclease recognition site and some repetitive DNA sequence, जिसे माइक्रोसैटेलाइट कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी साइलेंट फीचर क्या था जीनोम प्रोडक्ट का, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट का। पहला क्या था कि ह्यूमन जीनोम में जो थे 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। दूसरा क्या कह रहा था कि एवरेज जीन के पास लगभग 3000 बेस पाए जाते थे, लेकिन एक ही साइज वरी करती थी। जो लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन जो था डिस्ट्रोफिन था, उसमें 2.4 मिलियन बेस पाए गए। टोटल नंबर ऑफ जीन जो थे एस्टिमेट किया गया 3000, और एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 80,000 से 1,40,000 तक जीन होंगे। और कहा जा रहा है 99.9% तक न्यूक्लियोटाइड बेस जो थे सेम थे ऑल पीपल में। और अगला पॉइंट कर रहा है फंक्शन आर अननोन ओवर 50% ऑफ डिस्कवर जीन। जो डिस्कवर जीन था 50% के फंक्शन अननोन थे। लेस देन 2% ऑफ जीनोम जो था कोड करता था प्रोटीन का। रिपीटेड सीक्वेंस जो थे ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन कवर करते थे। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो थे स्टेज ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो होता है रिपीट होते हैं मेनी टाइम, 100 to 1000 टाइम। They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamic and evolution. क्रोमोसोम 1 जो था उसके बाद मोस्ट जीन थे 2968, और जो वाई क्रोमोसोम था उसके बाद सबसे कम जीन थे 231। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया 1.4 बिलियन लोकेशन जहाँ पे सिंगल बेस डीएनए रेफरेंस किया जाता है, जिसे स्निप्स कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो ह्यूमन में पाया गया। दिस इंफॉर्मेशन promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequences and tracing human history. एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंज इसके बारे में दिया था। डीएनए सीक्वेंसिंग से हमें डिफाइन होगी रिसर्च में आगे बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने में आसानी होगी। बायोलॉजिकल रिसर्च आगे चल के हमें बहुत इसमें आसानी मिलेगी। ठीक है। और कहा जाता है दे कैन बी ऑल्सो स्टडी ऑल द जीन इन होम, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसक्रिप्ट इन ए पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन और अ ट्यूमर, और हाउ ए 10,000 ऑफ जीन एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑन ए ऑर्केस्ट्रा ऑफ मैसिव केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसके बारे में ये सब चीज़ें जानने में हमें आसानी होगी। अगला पॉइंट जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसा कि हम जानते हैं 99.9% जो बेस सीक्वेंस होता है सेम होता है सारे ह्यूमंस में। It is the difference in a sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance. फिंगरप्रिंटिंग एक वेरी क्विक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत ही क्विक वे होता है कंपेयर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करना। इनमें क्या किया जाता है आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, कि डिफरेंस कहाँ पे पाया जा रहा है डीएनए के सीक्वेंस पे, जिसे रिपीटेटिव डीएनए कहा जाता है। और स्मॉल स्टेट डीएनए जो रिपीट होते हैं बहुत टाइप पे, इन्हें सेपरेट किया गया बल्क जीनोमिक डीएनए से, इन्हें सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। ठीक। और डिपेंड करते हैं इसका बेस कंपोजिशन क्या है, लेंथ क्या है, सेगमेंट की नंबर क्या है, रिपीटेटिव यूनिट को इनको क्लासीफाई किया मिनी और माइक्रो सैटेलाइट के बेसिस पे। कह रहा है दीज सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, एक किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते थे, लेकिन ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन कवर करते थे और शो करते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सम डीएनए फॉर्म एवरी टिश्यू, जैसे कहीं के भी टिश्यू ले लिए हम, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन्स, लाइव, फ्रॉम इंडिविजुअल्स शो हाई डिग्री ऑफ सेम डिग्री ऑफ मॉर्फिज्म शो करते हैं। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता है। As the polymorphism are inheritable from parent to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity का भी काम करता है टेस्टिंग में in case of dispute जो होगा। कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म आखिर होता क्या है। वेरिएशन जो होता है जेनेटिक लेवल पे, जो कि जो म्यूटेशन की वजह से अराइज होता है। म्यूटेशन जो होते हैं अराइज होते हैं या तो सोमैटिक सेल में या जर्म सेल में। आगे चलते हैं।
कह रहा है म्यूटेशन कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पूरे पॉपुलेशन में भी फैल सकते हैं। एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज टेंडेंटली डिस्क्राइब एज ए DNA polymorphism. If more than one variant allele at a locus occur in a human population with the frequency greater than 0.01, इसे कहा जाता है इनहेरिटेबल म्यूटेशन, और ये ऑब्जर्व किया गया पॉपुलेशन एट अ हायर फ्रीक्वेंसी पे, जिसे DNA पॉलीमॉर्फिज्म भी रिफर किया जाता है। ठीक, द वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो थे रेंज किया था इनका सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन टू वेरी लार्ज स्केल चेंज पे देखा गया। कह रहे जो टेक्निक थी DNA फिंगरप्रिंटिंग की, डेवलप किया था एलिस जेफरे ने। यूज़ किया इन्होंने DNA सैटेलाइट को एज ए प्रोब के फॉर्म में, जो शो करता है वेरी हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म को। इससे कहा गया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, VNTR। ये टेक्निक जो थी यूज़ की जाती अर्लियर इन्वॉल्व साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। यूज़ किया था रेडियो लेवल VNTR एज ए प्रोब। इसमें क्या होता है, प्रोसेस कैसे है, आइसोलेशन होता है DNA का, डाइजेशन होता है DNA का बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, फिर इसको सेपरेट किया जाता है फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, ट्रांसफ़र किया जाता है सेपरेटेड बैंड ऑफ DNA फ्रेगमेंट को सिंथेटिक मेम्ब्रेन में, जैसे नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन यूज किया जाता है VNTR प्रोब को। डिटेक्शन किया जाता है हाइब्रिडाइड DNA फ्रेगमेंट को बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, कह रहा है VNTR जो होता है बिलोंग करता है क्लास ऑफ सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट होता है। स्मॉल DNA होते हैं, अरेंज होते हैं बहुत मेनी कॉपी नंबर में। कॉपी नंबर जो होता है वेरी करता है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम किसी भी इंडिविजुअल में। नंबर ऑफ रिपीट्स सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका रिजल्ट क्या होता है, साइज जो होती है VNTR की वेरी करती है 0.0 to 20 किलो बेस। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो क्या होता है, VNTR प्रोब ऑटो रेडियोग्राम गिव मेनी बैंड ऑफ डिफरेंट साइज दिया जाता है, जैसा कि आगे फिगर्स हो गए, बहुत सारे बैंड मिलते हैं हमको इस तरह से। These bands give a characteristic pattern for an individual DNA. Individual DNA का एक पैटर्न मिलता है हमें। It differ from individual to individual in a population. Individual का डिफरेंस डिफर होता है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के। कह रहा सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में। जैसे ये पैटर्न शो कर रहा है दो लोगों का, ठीक है। DNA फ्रॉम ए सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म ए DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। In addition to application in forensic science, it has a much wider application, such as determining population and genetic diversity. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprinting. ये फिगर शो कर रहा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दो इंडिविजुअल के शो कर रहे हैं, ये पैटर्न शो कर रहा है ऑटो रेडियोग्राम पे। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।